हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आप सबके लिए लेकर के आ गए हैं टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और आप ये भी चेक करेंगे कि आपको इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था। ये आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, जिसको हम लोग चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो हम सभी जानते हैं पहले कौन हुआ करता था, गोमतेश्वर। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 182 मीटर है, ठीक है। और ये इसमें किसकी मूर्ति लगी होती है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये एकता का प्रतीक है, क्योंकि सभी भारत के राज्यों को जोड़ने का एक काम यही किया था। तो एकता का प्रतीक के लिए इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से नवाजा गया है, ठीक है। इसकी प्रतिमा लगाई गई है नर्मदा नदी के ऊपर। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 में स्थापित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था। तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। जब अंग्रेज के बारे में पूछेंगे ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर हम सभी ध्यान देंगे, सबसे कम के बारे में पूछ रहा है। जब कम के बारे में पूछ रहा है तो हम सभी जानते हैं इन सभी ऑप्शन में से सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में बहुत ही कम जनसंख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकटेश रमन को सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो चंद्रशेखर वेंकटेश रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जनक कौन है, तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर विनोबा भावे हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही फेमस पुस्तक है लाइफ डिवाइन,
ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी का एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको कमेंट में यह भी कमेंट करना है कि आपको इन अभी तक में कितना क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है। इससे अनुभव मिलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, मैं किस लेवल की वीडियो लाऊं, आपके लिए ये लेवल ठीक है, ये इससे आगे वाले ऊंचे वाले लेवल का वीडियो लाऊं। तो आपको ये भी कमेंट करना है कि हाँ सर 30 में से मेरा जो है लगभग 30 या 28 जितना भी हो आपका, वो आप कमेंट करेंगे कि इतना मेरा सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो ये क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान सभा का गठन भी किया गया था इसी योजना के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो हम सभी जानते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिंगली वेंकैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, डिजाइन तैयार किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा रहेगा, ठीक है, कुछ यू इस टाइप का, कुछ चक्र ऐसे रहता है ना चक्र, और पहले चक्र नहीं हुआ करता था इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी, ठीक है। ये दोस्तों कलकत्ता दिवस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1911 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें क्या गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये गाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं दो बंधु थे शौकत अली और एक दो भाई थे, मतलब शौकत अली और एक कौन अली थे, शायद दिमाग में नहीं आ रहा है, दो भाई थे, ठीक है। तो वो दो भाई मिलके खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो उसको अली बंधु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग BHU भी बोलते हैं, ये इसके संस्थापक कौन है। तो मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आप लोग पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्यारा सा एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस जो है आपको समय समय पर मिलती रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारा भारत जो है ग्लोब पे कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर दोस्तों आपको समझने में किसी तरह का कठिनाई हो रहा है, किसी तरह का परेशानी हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में कमेंट कर देंगे कि सर इस टाइप से वीडियो बनाइए, या फिर आप लोग सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का वीडियो चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग कंफर्टेबल होना चाहिए वीडियो। अब जब मेरा वॉइस जैसे कि क्लियर नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट करना है कि सर आप वॉइस को थोड़ा और सुधारिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो हम सभी जानते हैं भारतीय मानक समय किससे आधारित है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आधारित है। ठीक है, हमारा समय जो है ये इलाहाबाद के मिर्जापुर के समीप एक स्थान है जहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्ता है, वहीं से हम लोग का समय निर्धारित होता है। ठीक है, और इंडिया में केवल केवल कितने टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है। वही अगर रसिया की बात करें तो वहाँ पर केवल करीब 7 से 8 टाइम जोन है। ठीक है, हम लोग का इंडिया ही अच्छा है, केवल एक ही टाइम जोन। अब सोचिए आप रसिया के आदमी जो होंगे 7 से 8 घड़ी रखते होंगे। वैसे आजकल तो घड़ी रखने की ज़माना नहीं है, फिर भी। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब दोस्तों इसमें द्वीप सहित बोल दिया है, ठीक है, द्वीप सहित बोल दिया है, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 से 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का ये है कि भारत के उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर साइड से दक्षिण साइड तक की दूरी कितनी है। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि सबका आंसर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जो है अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। इसका आंसर ए होगा या डी, बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट करना है। और दोस्तों अगर अभी तक आप बने रहे इस वीडियो में, इसका मतलब आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। और उसके लिए आपको एक प्यारा सा लाइक करना है वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों हम वीडियो शुरू कर रहे हैं बहुत ही छोटे लेवल से। ये दोस्तों छोटे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन मतलब समझो कि आप छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जाता है। लेकिन मेरा कर्तव्य ये है आपको आप लोगों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ, ना कि ऊपर से नीचे की ओर ले आओ। ये मेरा सुझाव नहीं रहेगा। आप लोग कहाँ से नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ, इसलिए पहले पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझते होंगे और आप लोग खुद समझदार होंगे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट यानी कि समझदार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, और एक प्यारा सा इस वीडियो में लाइक जरूर करेंगे, और आने वाले और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।